हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन अवर क्लास जीपीएस। तो बच्चों, आज अपन देखेंगे न्यू अध्याय में जो है भाग 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास अर्थशास्त्र में। बच्चों, आज फर्स्ट भाग में देखेंगे इसमें विकास अनुभव कब हुआ था, 1948 से 1990 तथा 1991 से आर्थिक सुधार किया गया। तो आइए देखते हैं बच्चों, पार्ट 15 जो दी है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब जैसे स्वतंत्रता हुआ उसके पूर्व संध्या पर जो हुआ अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में बताया गया है। इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखेंगे परिचय में देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखते हैं इसमें क्या हुआ, कैसे इसके बारे में बताया गया आपको। तो सबसे पहले आपको सभी मालूम, ब्रिटिश शासन काल की लगभग 2 वर्ष की समय अवधि के पश्चात, जब 200 वर्ष उसका पूरा हुआ के पश्चात, जब भारत जो है हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो यह एक अर्ध विकसित, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, है ना, अर्ध समन्ती जो है पिछड़ी हुई, गतिहीन तथा विभाजित अर्थव्यवस्था थी। देश की अधिकांश जनसंख्या निर्धन थी, गरीब थे ना, वहाँ पर कृषि पिछड़ी हुई थी तथा देश में भारी तथा अर्धभूत उद्योगों का लगभग अभाव था। ब्रिटिश शासन के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। इंग्लैंड के विकसित होते हुए उद्योगों को भारत से कच्चा माल प्राप्त होता रहे। दूसरा था, इंग्लैंड के उद्योगों में निर्मित माल भारत के बाजारों में बिकता रहे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई, उसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। पहला, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे खाद्य फसलों के स्थान पर व्यापारिक फसलों जैसे कपास, जूट आदि का अधिक उत्पादन करे करके। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने जो भू स्वराज्य जो था प्रणाली जैसे जमींदार प्रथा अपनाई, उसके फलस्वरूप किसानों को अपनी व्यापारिक फसलों के अधिकांश भाग को बाजार में बेचना पड़ा और इसका इंग्लैंड को निर्यात किया जाने लगा। तीसरा दिया है, ब्रिटिश शासन की नीति के फलस्वरूप भारत की हस्तकला तथा लघु उद्योग लगभग समाप्त हो गई। चौथा है, ब्रिटिश शासन की व्यापारिक नीति के फलस्वरूप भारत से कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात किया जाने लगा तथा इंग्लैंड से निर्मित माल का निर्यात भारत को किया जाने लगा, है ना, जो ब्रिटिश शासन की नीति का ही उद्देश्य माना जाता है, यह उद्देश्य था। तो यहाँ पर बताया गया है, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धन, गतिहीन, पिछड़ी हुई, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बनकर रह गई थी, है ना। तो ब्रिटिश शासन का प्रत्येक कदम और प्रत्येक नीति का एक ही उद्देश्य था, इंग्लैंड की स्वार्थ पूर्ति के लिए भारत का शोषण करना। यदि रेलों का विकास किया गया तो इसका उद्देश्य था इंग्लैंड के कारखानों में बने हुए माल के लिए बाजार का विस्तार करना तथा देश के दूर दूर कोने में कच्चे माल को एकत्र करके इंग्लैंड के कारखानों में ले जाना। यदि देश का कुशल प्रशासन किया गया तो उसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को मजबूत करना था। ब्रिटिश शासनकाल के 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्धन व गतिहीन अर्थव्यवस्था बनी रही, जबकि इंग्लैंड, जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 20 गुना कम था, है ना, जिसकी जनसंख्या सन 1947 भारत की जनसंख्या से 6 गुना कम थी, दिन प्रतिदिन एक धनी देश बनता गया। इसके विपरीत ब्रिटिश शासन की नीतियों के फलस्वरूप स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन, अल्प विकसित या अर्ध सामंतवादी, घिसी हुई तथा विभाजित अर्थव्यवस्था बनकर रह गई थी। ब्रिटिश शासन के इन बुरे प्रभाव के साथ इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि स्वतंत्रता के समय इसके फलस्वरूप भारत में राजनीति स्थिरता, कानून व्यवस्था, उपयुक्त प्रशासन, शिक्षा, राष्ट्रीय भावना, आधुनिकीकरण, कृषि का व्यापारीकरण, पूंजीवादी उद्यम आदि तत्वों का उदय हो गया, जिससे क्या हुआ, देश हमारा गुलाम के जैसे रह गया, है ना, वहाँ पर विकसित नहीं हुआ था भारत। तो उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसे थी। दूसरा, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा हुआ।
और 7 नंबर दिया स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख जो है विशेषताएं बताया गया यहाँ पर। तो ये सबसे पहले देखते हैं बच्चों यहाँ पर स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। तो डॉक्टर कमर सिंह गिल के अनुसार स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अर्धविकसित या अल्प विकसित गतिहीन अर्धसमवर्ती अर्थव्यवस्था थी। इसे द्वितीय विश्व युद्ध ने घिसी हुई अर्थव्यवस्था बना दिया था तथा देश के विभाजन ने इसे विच्छेदित अर्थव्यवस्था बना दिया था। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। पहला, अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा गतिहीन अर्थव्यवस्था, तीसरा अर्धसामंती जो है अर्थव्यवस्था, चौथा दिया है घिसी हुई अर्थव्यवस्था, विच्छेदित अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे अपन अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक जो था है ना, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया गया था। तो अर्धविकसित जो है अर्थव्यवस्था थी। MP टोटारो के अनुसार अर्धविकसित जो है अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें जीवन स्तर बहुत नीचा है, निर्धनता है, प्रति व्यक्ति आय कम है, आर्थिक विकास की दर धीमी है और उद्योग का स्तर घटिया है। स्वास्थ्य सेवा खराब है, मृत्यु दर जन्म दर ऊंची है, विदेशी जो है अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहता है, यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर एक अर्धविकसित जो है अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जो है एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का अर्धविकसित होना इस बात से ज्ञात होता है कि यह मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तथा कृषि पिछड़ी हुई थी। भारत की लगभग 70% मतलब 70% जनसंख्या सन 1948 है ना 1948 में कृषि में लगी हुई थी। राष्ट्रीय आय का लगभग 50% भाग कृषि से प्राप्त होता था, है ना। इस प्रकार बताया कृषि की प्रति हेक्टर उत्पादक बहुत कम थी। फिर उसके बाद बताया था आपको बच्चों यहाँ पर, है ना, कम थी यहाँ पर। और उसके बाद जो बताया गया आपको कृषि प्रति हेक्टर उत्पादन बहुत कम थी। सन 1947 में भारत में चावल की प्रति हेक्टर उत्पादन 110 किलोग्राम थी, जबकि जापान में 748 किलोग्राम थी। इस प्रकार भारत में गेहूं का उत्पादन लगभग जो है ना 660 किलोग्राम ही थी, यहाँ पर बताया गया बच्चों, है ना। तो 2 मिनट ध्यान देंगे इसमें, है ना। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बच्चों, दूसरा है उद्योगों का कम विकास। भारत में उद्योगों का विकास बहुत कम हुआ था। देश के बड़े उद्योग मुख्यतः उपभोग वस्तुओं जैसे कपड़ा, चीनी, माचिस का उत्पादन करते थे। भारी तथा आधारभूत उद्योगों जैसे मशीनरी, पेट्रोलियम और लौह इस्पात आदि बहुत ही कम थे। वहाँ पर उद्योगों में भी छोटे तथा पिछड़े हुए उद्योग अधिक थे। सन 1947 में भारत में सीमेंट का उत्पादन 26 लाख टन, चीनी का 10 लाख टन तथा कपड़े का, है ना, 10 लाख टन कपड़े का और 221 करोड़ मीटर हुआ था। यहाँ पर बताया उद्योगों का कम विकास होना। अगला देखेंगे प्रति व्यक्ति जो है निम्न आय, लो पर कैपिटल इनकम। तो अर्धविकसित जो है अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है। सन 1947-48 में प्रति व्यक्ति आय 2130 रुपये के लगभग थी। देश की अधिकांश जनसंख्या बहुत ही गरीब थी। लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता था, रहने के लिए मकानों तथा पहनने के लिए कपड़ों का अभाव था। देश में अधिकांश लोग बेरोजगार थे। 90% जनसंख्या अशिक्षित थी। भारतीय वासियों का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था वहाँ पर। फिर निरक्षरता जो बताया था बच्चों यहाँ पर, लिटरेसी। तो अर्धविकसित देश के अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित जो है निर्धनता का कारण भी है तथा प्रभाव भी। अशिक्षा के कारण लोग कृषि तथा उद्योगों में नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पाते थे।
वे व्यापार तथा वाणिज्य का आधुनिक ढंग से संगठन करने में असमर्थ होते हैं। अशिक्षा के कारण श्रमिकों की कार्यकुशलता कम होती है। स्वतंत्रता के समय सन 1948 तक शिक्षित व्यक्ति जनसंख्या का 18% होते थे। इस प्रकार देश की 82% जनसंख्या अशिक्षित थी। स्त्रियों तथा गांव में शिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक था वहाँ पर। पांचवा देखेंगे शहरों में जनसंख्या कम अनुपात में, है ना। तो भारत में जो स्वतंत्रता के समय जनसंख्या अधिकांश भाग गांव में रहता था। सन 1948 तक केवल 14% जनसंख्या शहरों में ही रहती थी तथा 86% जनसंख्या गांव में ही रहती थी। अर्थात प्रत्येक जो है 7 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति गांव में ही रहते थे तथा केवल एक ही व्यक्ति क्या करते थे, शहर में रहता था। गांव में लोगों को बहुत कम सुविधा प्राप्त होती थी, लोग निरक्षर रहते थे, उनका जीवन स्तर निम्न होता था या नीचे होता था। अगला है आधारभूत संरचना का कम विकास जो है मेन जो होना चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारत की आधुनिक संरचना जैसे बिजली, यातायात, संचार आदि के साधनों का बहुत कम विकास हुआ था। सन 1948 में बिजली की उत्पादन क्षमता केवल 2100 जो है मेगावाट, रेल मार्ग की लंबाई 53,596 किलोमीटर, पक्की सड़कों की लंबाई 155,000 किलोमीटर ही था, है ना। इस प्रकार ज़्यादा संरचना हुआ। आयात पर निर्भरता मतलब बाहर से, भारत की अर्थव्यवस्था का अर्ध विकसित होना इस बात से सिद्ध होता है कि देश में को मशीनरी तथा उत्पादन के आवश्यक यंत्रों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। देश की सेना भी सुरक्षा संबंधी अधिकांश सामग्री के लिए विदेशों से किए जाने वाले आयात पर ही निर्भर करती थी। उपभोग की कई जो है अर्ध आवश्यकता वस्तुओं जैसे सिलाई की मशीनों, दवाइयों, मिट्टी का तेल, साइकिलों आदि का भी आयात करना पड़ता था। उपयुक्त बिंदु से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय जो है अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित ही थी। तो इस प्रकार बच्चों आगे पढ़ेंगे गतिहीन अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। गुड डे बेटा आज के लिए।